हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और इसमें हमने स्टडी कर लिया है कि हम एक ग्राफ जो होता है जिसके ऊपर पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉटेड होते हैं उसे रीड कैसे करते हैं। सेकेंडली, जो एक ब्लैंक ग्राफ होता है उसके ऊपर हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, जो गिवन पॉइंट्स होते हैं। आज हम ये स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्पफुल होती है, किन किन फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ गेमिंग। गेम्स जब बनती हैं, जैसे पीसी पे या फिर मोबाइल्स में हम गेम्स खेलते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो मूव करती हैं अप डाउन राइट लेफ़्ट, तो वो सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही एप्लीकेट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि -80 से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ, देन इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस पाथ एंड एंडिंग ओवर हेयर। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स लोकेट किए गए हैं जहाँ पे टर्न्स हुई हैं, ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही लोकेट की जाती है कि पॉइंट ने कब राइट पोजीशन लेनी है, कब लेफ़्ट लेनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें, अगर या फिर कोई भी कार्टून है, कोई भी जंप कर रहा है, ठीक है। तो गेमिंग के फील्ड में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट फील्ड आ गया इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। जब भी हम कोई स्कल्पचर ड्रॉ करते हैं, कोई कार्टून ड्रॉ करते हैं, कोई लोगो ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं है कि माइंड में आया ब्लैंक पेपर उठाया और बना दिया। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन इज़ ड्रॉन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है या फिर ग्राफ पेपर होता है उसे यूज़ किया जाता है ताकि जो फिगर है वो सिमेट्रिकल बने। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे प्रॉपर फिगर बनाई हुई है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करो कि आप इस फेस को यहाँ तक ब्रॉडन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लेफ़्ट साइड में भी उतने ही पॉइंट तक इसको ब्रॉडन करना होगा ताकि फेस के ऊपर सिमेट्री आ सके। कोई भी लोगो बनाना होता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पोजीशन को सेंट्रलाइज करते हो, फिर आप उसे देखते हो कि इसको कितना ब्रॉडन करना है, कितना अप एंड साइड की तरफ लिफ्ट करना है। तो आर्ट्स के फील्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल है। थर्डली, इट इज़ हेल्पफुल इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एनी प्लेस। जो भी हम जीपीएस यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में या कार्स में लगी होती हैं जीपीएस पोजीशन लोकेटर चीज़ें, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। जैसे आपको बता दिया जाता है 200 मीटर राइट टर्न, आफ्टर 100 मीटर टेक लेफ़्ट टर्न। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सेस होती हैं या फिर फर्दर वन वन वाली लाइन की एक्सिस हो गई टू की, लाइक दीज लाइंस विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये अर्थ के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ही ये एक्सिस मान के जीपीएस लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि ये गेम्स के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि फ़ुटबॉल का जो फील्ड है उसे हमने ड्रॉ करना है, लोकेट करना है वहाँ पे प्लेयर्स की पोजीशंस को, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि सेंटर ऑफ द फील्ड को सेंट्रलाइज कर दिया गया है और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे गोलकीपर को स्टैंड किया गया है। एक लोकेशन, अब ये पॉइंट कौन सी लोकेशन है, ये पॉइंट कौन सी लोकेशन है, यू कैन सी हियर इट इज़ 3 6। एक पर्सन को बोला जाएगा कि आप 3 6 पे लोकेट होगी। तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही की जाती हैं। और फर्दर भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे कि मेडिकल साइंसेज हो गई, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मोर ओवर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हाउस की एक मैपिंग कर सकते हो, अपने हाउस की मैपिंग ड्रॉ कर सकते हो, अपने क्लासरूम की ड्रॉ कर सकते हो, अपने स्कूल की ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. So in this chapter we have studied how to read a bar graph, sorry, how to read a coordinate graph, how to draw coordinates on the coordinate graph or Cartesian plane, and in which fields this geometry is helpful. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिया हुआ है पेज SB 26 पे,
प्रूफ इन मैथमेटिक्स में, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टडी करेंगे कंजेक्चर्स। सो दिस इज़ द पेज विच इज़ गिवन टू यू, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी और लीड बुक की मैपिंग आपको दी हुई है कि SB26 पे जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी के 286 पेज पे आपको मिलेगा, विच इज़ इंट्रोडक्शन। सेकेंडली, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स, ये SB28 पे है, जो आपको एनसीईआरटी बुक के 287 पेज पे दी है। तो ये जो मैपिंग आपको दी होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है दोनों बुक्स को रिलेट करने में। लेट्स स्टडी की इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर की। सो कमिंग टू द कॉन्सेप्ट टाइम 17, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। वी कम अक्रॉस वेरियस स्टेटमेंट्स इन अ डेली लाइफ। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट इज ईदर ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स और एम्बिगस। लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज। हमारे पास डेली लाइफ में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो बिल्कुल सच होती हैं हर एक केस के लिए, या फिर बिल्कुल ही झूठ होती हैं हर एक केस के लिए, या फिर सच या झूठ दोनों हो सकती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, दैट आर कॉल्ड एम्बिगस। सो नीचे आपको दिया हुआ है ऑलवेज ट्रू में 3 टाइप की स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ऑलवेज ट्रू में आपको दिया हुआ है देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ऑल ह्यूमंस हैव बोन्स। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये यूनिवर्सली ट्रू हैं, ये हर जगह पे ट्रू होती हैं। अगर आप कहीं पे भी वर्ल्ड में चले जाओगे तो वीक में 7 डेज ही काउंट होते हैं। ऑलवेज फॉल्स में दी हुई आपको देयर आर 15 मंथ्स इन अ ईयर, द सन राइजेज इन द वेस्ट। दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर टोटली रॉन्ग। 12 मंथ्स ही होते हैं और सन राइजेज इन द ईस्ट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास है वो है एम्बिगस स्टेटमेंट, डॉग्स आर इंटेलिजेंट, एप्पल जूस इज़ बेस्ट। अब ये ट्रू नहीं है, डॉग्स इंटेलिजेंट होते भी हैं, कुछ डॉग्स इंटेलिजेंट नहीं भी होते हैं। एप्पल जूस जो है वो बेस्ट भी होता है, कुछ पर्सनस के लिए वो बेस्ट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्ट या फिर हेल्थ को सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम एम्बिगस स्टेटमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर ईदर कम्प्लीटली ट्रू और कम्प्लीटली फॉल्स। पर जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करके ही बताया जाता है कि वो कम्प्लीटली ट्रू हैं या फॉल्स है, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप अटैम्प्ट करते हो, अब ईदर आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, एक ही हो सकता है, ठीक है। सो दे कैनॉट बी एम्बिगस। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है थ्योरम्स। अब आप 9th क्लास में थ्योरम्स भी स्टडी करोगे, तो थ्योरम क्या होती है? अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रुथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और प्रूव्ड इज कॉल्ड अ थ्योरम। वो स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव की गई है ट्रुथ के बेसिस पे। जैसे ऑल राइट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे राइट एंगल्स जो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। एक्सियम, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड एन एक्सियम। अब एक्सियम क्या होता है? वो होता है कि जो हमने ट्रू माननी होती है लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, राइट। देन थर्ड इज कंजेक्चर, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसे हम ट्रू मानते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और फिर समझने के बाद उसे कहते हैं कि येस दिस इज़ ट्रू। तो वो जो होती है उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है, अगर प्रूफ होता है तो वो इंस्टेंट अपनी एनालाइजेशन पे होता है। तो आज हम इसमें कंजेक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। So it is given here as mentioned earlier, a conjecture is a mathematical statement that is believed to be true based on the previous experience. So यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखी है बेटा। एग्जाम्पल में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न, व्हाट कैन यू कंजेक्चर अबाउट द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। तो कंजेक्चर्स में क्या होता है बेटा? आपको पैटर्न्स दिए होते हैं और आपने उन पैटर्न्स को जनरलाइज करना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है उसका। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली आपको मैथमेटिकल रीजनिंग होती है वहाँ काम आता है। जब आप 10th कर जाओगे, 12th कर जाओगे या फिर आप आगे जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो तो वहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग का एक अलग पोर्शन आता है,
ठीक है। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, जीके होती है और आपकी अपने सिलेक्टेड लैंग्वेजेस होती हैं, तो वहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप इस एरिया में परफेक्ट होते हो तो आपको मतलब बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, इंटेलिजेंस और ब्रेन शार्पिंग बहुत ज़्यादा होगी आपकी। जिसमें फ़र्दर आपको दिया हुआ है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें आपको दो एग्जांपल्स भी दी होती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में देख सकते हो कि आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल 42 ले लेती हूँ। द टेम्परेचर इन मनाली इज़ -5 डिग्री। सेकेंड है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री इट स्नोज। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी कैन डिड्यूस दैट इट विल स्नो इन मनाली टुडे। ऑब्वियसली तो दोनों स्टेटमेंट्स एक ही स्टेटमेंट में ट्रू हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब हम दो स्टेटमेंट्स से एक रीजनिंग को डिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो नीचे आपको दिया हुआ है कि डिडक्टिव रीजनिंग इज़ आ, नीचे एंड में देख सकते हो आप, डिडक्टिव रीजनिंग इज़ आ लॉजिकल वे ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन यूजिंग फैक्ट्स, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो तीन चीज़ें, फैक्ट्स क्या यूज़ किए हैं आपने, कौन से रूल्स लगाए हैं और प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ की है, और दोनों स्टेटमेंट्स या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने कौन सी रीजनिंग को डिडक्ट करके कंक्लूजन उसका निकाला है। तो ये चीज़ें आप जो भी वीडियो लीड स्कूल एट होम वाली आ रही है उसमें हर एक एग्जांपल को बहुत डीपली स्टडी करोगे। और अगर कोई आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे आप आस्क डाउट सेक्शन पे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग।